हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 यानी जो हम फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर का ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जी हाँ गाइज, क्योंकि इससे प्रश्न 100% आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने प्रकार का प्रश्न बनता है। तो इसमें मैं बता दूं कि देखिए इसमें सबसे पहले तो प्रूव करने वाला प्रश्न होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि देखिए इसको रूट बोलते हैं या आप करड़ी भी बोल सकते हैं या अंडर रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि रूट में जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। या फिर यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ हम पूरा का पूरा देखें तो लगभग इसमें 4 टाइप होता है। जैसे फर्स्ट में जैसे रूट में 5, रूट में 3, रूट में 2 या रूट में 9, ये सॉरी 9 तो नहीं बोलेंगे, रूट में 13 या जो भी हो। ठीक है, ये एक प्रकार के फर्स्ट प्रकार हो गया। सेकेंड टाइप ये आप देख सकते हो, ये सेकेंड क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये आपके सेकेंड टाइप में ये दोनों आते हैं। थर्ड टाइप में ये आप वाला प्रश्न आता है और फोर्थ टाइप यानी चौथा टाइप होता है, उसमें इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं। तो इसमें पूरे के पूरे 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से जो सबसे लंबा प्रश्न होता है वो जैसे रूट में कोई सिंगल अंक जैसे 5 दे दिया, रूट में 7 दे दिया या रूट में 11 दे दिया, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये काफ़ी लंबे जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 पेज में ऐसे प्रश्नों को मतलब सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो 6 मार्क में आएगा, या ये वाले सारे इस टाइप के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो ये आधे पेज में हो जाते हैं और ये आपके 3 मार्क में लगभग पूछता है एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एक एक चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, आप आसानी से कर लोगे इन सारी चीज़ों को। देखिए इस वीडियो में मैं आपकी प्रश्नावली 1.3 नहीं मतलब एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। मैं इस वीडियो में जो आपके ये उदाहरण दिए गए हैं ना, इन उदाहरणों को सॉल्व कराऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप उदाहरण इस वीडियो को देखने के बाद कुछ उदाहरण, इसमें 3 ठे उदाहरण, जैसे अभी ये 11, इसके पीछे 10 और 9, 3 ठे उदाहरण है आपके इस प्रश्नावली से रिलेटेड। ठीक है, तो इन तीनों उदाहरणों को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उदाहरण से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पे ये उदाहरण सॉल्व होंगे। और फिर उदाहरण सॉल्व होने के बाद उन कॉन्सेप्ट को कंसीडर करने के बाद आप देखना ये प्रश्नावली के सारे प्रश्न आप खुद सॉल्व करोगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये प्रश्नावली आप खुद सॉल्व करोगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और इससे पीछे के जो भी मतलब प्रश्नावलियाँ थी जैसे 1.2 या 1.1, उसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले इधर मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ। यहाँ से उदाहरण, ये उदाहरण इधर 10 है और इधर आपका उदाहरण यहाँ पे 9 है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे उदाहरण 9 है और इसमें सबसे पहला इसका मतलब प्रश्न है कि रूट में 3 जो है उसे हमें प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको तो हम सिद्ध कर देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रूव डैट, ठीक है, प्रूव डैट रूट 3, ठीक है, इज इरेशनल। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रूव डैट रूट 3 इज इरेशनल, यानी सिद्ध कीजिए कि जो रूट 3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए इसको प्रूव करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। कुछ चीज़ों में जो फर्स्ट चीज़ हमें जानना है वो जानना क्या है, वो जानना है हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, वो हमें क्या जानना है, वो जानना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो मैं लिख लेता हूँ, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। और सेकंड चीज हमें जानना पड़ेगा थ्योरम 1.3 यानी प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3, ये 2 चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ने से पहले थोड़ा
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। चूँकि देखिए, जब मैं इस लेसन को स्टार्ट किया था तो उसके शुरू में ही मैं आपको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझाया था। तो आपको याद होगा कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां ये q हो ना वो इक्वल टू नॉट जीरो हो, यानी q जो हो कभी जीरो ना हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 10/3 हो गया। देखिए, ये 10/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, हमने जब अपरिमेय संख्या की वहाँ पर डिफिनीशन बताई थी, अपरिमेय संख्या की, तो वहाँ हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे √3, √5 या फिर पाई भी आ जाता है। जो पाई है वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ये तो काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट हुआ, इसके थोड़े हम अंदर चलते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं के और भी कंडीशन है, क्योंकि देखिए, अगर मैं या इसमें आपका √2 भी आ जाएगा, जैसे इसमें आपका एक √2 आता है वो भी आ जाएगा, या कुछ भी रूट के अंदर आप 11 ले ले, 7 ले ले, वो सारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि √2 को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा परिमेय संख्याओं के बारे में मैं डिटेल में चलता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ और ये परिमेय संख्याएं हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में चलता हूँ। देखिए, जो परिमेय संख्याएं होती है वो तो होती हैं कि p बाई क्यू के जिन्हें मतलब वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ जो ये q है वो 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसके अलावा ये तो रूल है ही, लेकिन इसके अलावा 2 और इसमें रूल आप अंदर चलेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या? फर्स्ट की जो परिमेय संख्या होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। मैं इसको लिख लेता हूँ, ये टर्मिनेटिंग होती है। और सेकंड जो होता है वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो बट, ठीक है, बट रिपीटिंग हो। मैं लिख लेता हूँ यहीं पे रिपीटिंग, RE, ठीक है, PEATING, ठीक है। इन दोनों अब लिखने का मतलब क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। सबसे पहले तो जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे देखिए एक संख्या लिखा मैंने 10/5, तो 10/5 ये कट जाएगा, 5 दूनी का 10, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने 10/5 लिखा, तो एक संख्या हमने ऐसा कंसीडर किया जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख लिया। जैसे ये 10/5 p बाई क्यू के रूप में हमने लिख लिया, और ये टर्मिनेटिंग भी हो गया, जैसे 5 दूनी का 10 कट गया तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या इस प्रकार की होनी चाहिए जो टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, अब कहोगे तो आपने ये 10/3 ये उदाहरण में क्यों बताया, तो देखिए यहाँ उसका सेकंड यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सेकंड भी कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती हैं, लेकिन कब, यहाँ पे बट रिपीटिंग वाली होंगी। रिपीटिंग का यहाँ मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, और ये 2 है ना, देखिए आप कहोगे ये 2 परिमेय संख्या है, 2, 3, 4, क्या ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, तो हाँ, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, या 3 परिमेय संख्या है तो है, क्यों, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 यानी p बाई क्यू के रूप में हमने इसे लिख लिया, और जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख लिए वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ गए कि परिमेय संख्याओं की 2 और कंडीशन होती है, ये p बाई क्यू जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0 के अलावा क्यू टर्मिनेटिंग हो, तो टर्मिनेटिंग का यहाँ मतलब आप समझ गए। अब देखिए वो तो आप अब यहाँ कहो कि ये तो आपने उदाहरण में पहले नॉन टर्मिनेटिंग यानी 10/3 मतलब 10/3 करवाया था, यानी 10/3 आपने उदाहरण में बताया था, तो ये तो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, कटने वाला नहीं है। टर्मिनेटिंग माने कटने वाला, ठीक है, तो ये तो कटने वाला नहीं है। तो सेकेंड रूल यही कहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, लेकिन रिपीटिंग हो। रिपीटिंग, अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखिए 10/3 है, तो आप इसको जब कटाने जाओगे तो 3.33333 ऐसे कर कर आएगा, काफ़ी अंक आगे तक पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद ये जो अंक हैं 333 ये क्या कर रहे हैं, रिपीटिंग हो रहे हैं। तो ऐसी इस प्रकार की जो ये संख्या है ये भी क्या, परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मान लीजिए जैसे ये 333 ना आए, 3 1 2 4 5 ऐसे अंक बदल कर आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे जो √2 होता है ना, वो √2 का जो मान होता है
वो होता है लगभग 1.414, ठीक है। उसके बाद 4 2 इसी तरह होकर पता नहीं कितना कितना ये आगे तक होता है, और इसके भी आगे होता है। जैसे कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व करते करते थक जाएगा, आगे तक पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद क्या होता है कि यहाँ बदल बदल कर अंक आते हैं, रिपीटिंग अंक नहीं आते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के भी दो कंडीशन है। ये परिमेय संख्याओं के तो दो कंडीशन यहाँ पे आप जान ही गए। अब अपरिमेय संख्याओं के भी दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो। जैसे ये टर्मिनेटिंग था परिमेय संख्या, तो ये क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी दशमलव के बाद ये अंक दोहराए नहीं, ठीक है। और सेकंड आपका वही नॉन रिपीटिंग, वही बात हुआ नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन REPTING, ठीक है। यानी दशमलव अंक के बाद मतलब बार बार अंक का रिपीटेशन ना हो, वही मतलब हुआ, ठीक है। तो देखिए √2 है तो इसका मान 1.414 42 ऐसे कुछ आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में मतलब यहाँ डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा वो है, जैसे अगर दशमलव के बाद यहाँ अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत चला जाता है, और यहाँ दशमलव के बाद अगर बार बार अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप पाई भी देखें ना, पाई, तो पाई का मान भी आप निकालिएगा तो मतलब दशमलव के बाद यहाँ ऐसे अंक आपको प्राप्त होंगे। जैसे आप तो मतलब इसका आप मान जैसे 22/7 लिख दो, तो यहाँ आप भाग देंगे तो यहाँ देखिएगा दशमलव के बाद यहाँ ऐसे अंक आएंगे जैसे मतलब वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे 3 3 3 3 ऐसे या 6 6 ऐसे नहीं आएंगे, 1 2 4 5 ऐसे कर कर आएंगे। तो इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बिल्कुल डिटेल में मतलब जाने के होंगे सारी चीज़ें अच्छे से। ये आप बिल्कुल इसका नोट्स ये बना लीजिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या का। आप ये पूछ देंगे ना, कितने लोग तो ऐसे ही इसको मतलब याद रखते हैं। जैसे √3 है तो √3 है तो दशमलव के बाद ये कभी कटता नहीं है, तो ये कभी कटता नहीं है तो ये इसीलिए अपरिमेय है। तो आप पूछ देना कि 10/3 भी तो नहीं कटेगा दशमलव के बाद, ये भी तो 3 3 हुआ, तो क्यों ये 10/3 परिमेय होता है। अगर ये लोग नहीं जानते हैं ना तो उनका फिर हालत गुम हो जाएगा भैया, ठीक है। तो आप आई होप अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इन दोनों में आप अच्छे से क्लियर सारी चीज़ें कर ले होंगे। कोई इसमें मतलब आपको उलझाने की कोशिश करे तो आप उलझेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे कुछ चीज़ें समझते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमने फर्स्ट आपको बताया था। क्या बताया था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की, मैं एक बार और लिख लेता हूँ, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ओए यार ये फैन नहीं चल रही, ओके। जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या होती है। देखिए यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड, यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स बना रखा है सारी इस चीज़ का, तो मैं आपको इसके माध्यम से समझा देता हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी वेस्ट नहीं होगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट है फॉर प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यदि P एक संख्या है, फंडामेंटल ये आपको याद करना पड़ेगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। देखिए क्या होती है, यदि P एक संख्या है, मान लीजिए P कोई संख्या है जिसके गुणनखंड Q तथा R हैं, ठीक है। यानी P एक संख्या है, P एक संख्या है और इसके गुणनखंड क्या है, Q और R है, ओके। इसके गुणनखंड Q और R है, यानी Q गुणे R हैं, ठीक है। Q गुणे R मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3 होंगे। दूसरी प्रकार P की गुणनखंड Q तथा R है, यहाँ पे कर रहा है तो उसी को मैंने Q गुणे R लिख लिया, ठीक है। तो यदि P एक संख्या है जिसके गुणनखंड Q तथा R हैं, तो संख्या P, जो संख्या P होगी Q तथा R द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी। यानी एक संख्या है P जिसके गुणनखंड Q तथा R हैं, तो ये जो संख्या होगी P अपने गुणनखंड Q तथा R द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी। यही क्या है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसे ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। जैसे में आप यहीं पे देख लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे 6 मैंने लिया, तो 6 के गुणनखंड 2 और 3 हो गए, तो यह 6 जो संख्या होगी 2 और 3, 2 से भी और 3 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो यही क्या है, यही अरिथमेटिक, ठीक है, का फंडामेंटल थ्योरम है, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है।
वही चीज़ है मैंने यहाँ लिखा है कि यदि p एक संख्या है जिससे गुणनखंड q तथा r है तो संख्या p q तथा r द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी, इसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे 10 अपने गुणनखंडों 2 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा, सही बात है। उसी प्रकार 20 अपने गुणनखंडों 2 2 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये क्या है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अब देखिए मैं कहीं आपको ऐसा अगर लिखा हुआ आए, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5q² बराबर p² कहीं लिखा आए, ये मैंने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन में ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, इसीलिए लिया है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए 5q² मतलब क्या, 5 गुणे q, और मान लीजिए p² का मान, अब मैं इसको सॉल्व करने के बाद कुछ आता है r, ठीक है। तो यानी r के ये क्या हो गए, r के ये तीनों के तीनों गुणनखंड हो गए एक तरह से, ठीक है। यानी 5q और q से यह r विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ मेरे ये लिखने का मतलब है। अब कहोगे कि ये ऐसा एग्जाम्पल आपको समझाने से क्या मतलब, हम तो इससे अच्छे से समझ जा रहे थे। तो ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे इसी पे ऐसा ही बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अभी हम प्रूव करेंगे कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, अगर कहीं 5q² इक्वल टू p² लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5q² मतलब 5q इंटू q² मतलब q 2 बार, और मान लीजिए p² कोई संख्या है, जैसे 3 ही है तो उसका स्क्वायर है, तो तितुल के यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने वही लिखा है कि p² मान लीजिए r हो जाता है। तो अगर 5 इंटू q बराबर r है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे 6 है तो 6 का इधर गुणा में कुछ चीज़ है और उसके बराबर है, तो वो 2 गुणे 3 ही हो सकता है, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसी प्रकार r के बराबर इसका इधर ये गुणनखंड ही हो सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि जो कोई भी संख्या हो वह अपने गुणनखंडों द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यहाँ पालन हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, अभी आगे ये मतलब देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब चलिए हम थ्योरम 1.3 या प्रमेय 1.3 जिसको बोलते हैं उससे समझते हैं। देखिए आपको इसी तरह याद करना पड़ेगा, जैसे ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है और ये प्रमेय 1.3, अगर इंग्लिश में बोलते तो थ्योरम 1.3, ये क्या होती है। प्रमेय 1.3 क्या है, देखिए यदि p एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए p एक संख्या है, ठीक है, या और यदि p a² को विभाजित करें, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है या एक संख्या है, ठीक है, और यह a² को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, मतलब a² को अगर यह काट रही है तो वह देखिए विभाजित करती है तो pa को भी विभाजित करेगी, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है। ओके, देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि अगर p एक संख्या है और वह a² को विभाजित कर रही है, p a² को विभाजित कर रही है, मतलब इससे a² में भाग चला जा रहा है, तो जो p होगा वो इस a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए एग्जाम्पल लिख रखा है पहले से, जैसे 3 क्या कर रहा है, ये 3 कि 3 का स्क्वायर जो 9 होता है उसको क्या कर रहा है, ये 3 विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यह जो 3 होगा इसको भी, ये अंदर वाला जो अंक है इसको भी विभाजित करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे 5 जो है एक संख्या है जो मान लीजिए किसी के स्क्वायर, जैसे मैं किसका स्क्वायर लिखूँ, जैसे 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है। जो 5 एक संख्या है जो किसी अन्य संख्या जैसे 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, तो 100 को आप जानते हो कि विभाजित कर देगा ये 5, तो ये जो 5 होगा, ये जो संख्या है 10, इसको भी विभाजित करेगा। यही क्या है, प्रमेय 1.3 है, थ्योरम 1.3 है, और कुछ नहीं। आप सीधे सीधे ऐसे इसको याद कर लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आगे इसका यूज मतलब आएगा तो आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी के लिए आप केवल इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे नीचे कुछ चीज़ें हैं उनको भी मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली ये तो आप पीछे समझ चुके होंगे। जैसे सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है, तो दो प्रकार प्राकृतिक संख्याओं a और b को सहभाज्य संख्या कहा जाता है यदि उनका HCF 1 हो। तो ये तो आपको पीछे मैं समझा चुका हूँ। जैसे 6 7 है तो 6 7 का HCF आप जानते हो 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है। 23 29 में भाई 23 हो गया और 29 हो गया, तो 23 का गुणनखंड 1 गुणे 23 और 29 का गुणनखंड 1 गुणे 29,
अब इनका HCF हम निकालेंगे तो HCF में देखिए अब क्या कॉमन है, कुछ नहीं, केवल एक कॉमन है, तो यहाँ एक HCF होगा। उसी प्रकार इसमें भी एक HCF होगा, उसमें भी एक HCF। तो देखिए वही करें कि दो प्राकृतिक संख्याएं A और B को सहभाज्य संख्या कहा जाता है यदि उनका HCF 1 हो। तो यहाँ 6 7 क्या है, सहभाज्य संख्या है। 23 29 क्या है, सहभाज्य संख्या है। 7 11 क्या है, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका आप जब HCF निकालोगे तो वो एक ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सहभाज्य संख्या समझ गए होंगे कि क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और नोट लिखा है कि सभी परिमेय संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है। अब ये क्या है भाई, और यहाँ क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जैसे देखिए 2/7 क्या है, 2/7 तो आप मतलब सहभाज्य संख्या है तो कैसे चेक करोगे, तो इसका आप HCF निकालने की कोशिश करोगे 2 और 7 की, तो 2 का गुणनखंड 1 × 2 और 7 का गुणनखंड 1 × 7। तो यहाँ HCF चूँकि अगर आप नहीं जान रहे हो तो निकालना तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हमने पीछे डिटेल में HCF के बारे में समझ लिया है। तो यहाँ देखिए एक कॉमन है तो एक, यानी 2 7 का मतलब 2 प्राकृतिक संख्या है और B का अगर HCF 1 प्राप्त हो तो वो सहभाज्य संख्या होती है। अब देखिए हमने ये डिफिनीशन समझा, इसका मतलब 2/7 क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब देखिए कुछ कहीं ऐसा मिल जाए कि 20/15, तो ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए आप ऐसे अगर 20/15 है तो 20 और 15 का HCF निकालते हो तो 1 के बराबर वो नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मतलब इसको सरल करने के बाद उसका आपको क्या निकालना है, मतलब HCF निकालना है। तो पहले आप इसको सरल कर देंगे, इसको काट देंगे, जैसे 5 का 20 और 5 3 15, 4/3 आ गया। अब 4/3 का आप HCF निकालोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी जैसे संख्या इस तरह बट्टे के रूप में लिखी हुई है, ठीक है, उसको आप सरल करने के बाद उसका HCF निकालिएगा। अगर वो 1 के बराबर आता है तो समझिए कि वो क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। क्लियर है, तो चलिए, तो यही यहाँ पे लिखा है कि सभी परिमेय संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती है। कब होती हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण यानी ऐसे काटने के बाद जैसे ये प्राप्त हुआ इसके बाद। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। अब चलिए इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो हम लोग का प्रश्न है मेन, यहाँ पे जो हमने ऊपर अभी यहाँ पे देखा था कि प्रूव डैट √3 इज इरेशनल, कि मतलब सिद्ध कीजिए कि जो रूट में 3 है एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसके लिए एक मैं नया पेज ले लेता हूँ। इस पेज को मैं 1 मिनट साइड में रख देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ नया पेज ले लिया और यहाँ क्वेश्चन में एक बार और लिख देता हूँ प्रूव डैट, चलिए मैं लिखता नहीं हूँ, रूट में 3 इज इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वास्तव में तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने देखा कि रूट में जितनी भी संख्याएं जैसे √3 √7 √11 या √13 ऐसी जो संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो ये √3 अपरिमेय है, लेकिन हमें प्रूव करना है भाई कि अपरिमेय है, इसको आप प्रूव करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्राडिक्शन मेथड, कौन सा मेथड यूज करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो देखिए कंट्राडिक्शन जो मेथड होता है उसको हम मतलब हिंदी में विरोधाभास क्या बोलते हैं, विरोधाभास नियम बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता दूं, ऐसे प्रश्नों को मतलब ये जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनको मतलब प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन, ठीक है, CONT, चलिए कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूँ विरोधाभास, विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास विधि का यूज करते हैं। अब ये विरोधाभास विधि क्या होती है, इसको इंग्लिश में कंट्राडिक्शन मैं लिख ही देता हूँ CONTRADICTION, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब ये कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभास विधि क्या होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे हमें कहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि जो √3 है वो अपरिमेय है। तो देखिए जो √3 है 2 की तो परिमेय होगी कि तो अपरिमेय होगी, 2 में से एक मतलब एक ही कुछ हो सकती है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है कि इसे अपरिमेय सिद्ध करना है।
तो क्या होगा कि हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास विधि से करेंगे। अब विरोधाभास विधि क्या होती है कि इसको हम क्या करेंगे कि मतलब इस मेथड में देखिए, जो विरोधाभास विधि होती है यानी कंट्राडिक्शन मेथड होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं और जो हम चीज़ें एज्यूम करते हैं उसी को गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, तो गलत साबित करेंगे तो इस प्रकार एक मतलब पहलू नहीं होगा तो दूसरा पहलू होगा। जैसे हमें रूट में 3 अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि जो रूट में 3 संख्या है वो परिमेय संख्या है और हम अपने ही कथन को अंत में जाकर गलत साबित कर देंगे कि रूट में 3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब रूट में 3 अपरिमेय संख्या होगी। तो यही क्या है, विरोधाभास विधि, इसी कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। एक बार मैं और समझाना चाहूँगा कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसी को नहीं, इसमें मैंने जो चारों टाइप बताए उन सभी को हम कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। अब कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जैसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे इसको परिमेय, ठीक है, कि यह एक परिमेय संख्या है और अपना जो कथन हमने माना कि यह परिमेय है उसी को हम अंत में जाकर गलत साबित कर देंगे कि यह परिमेय नहीं है। तो इसका मतलब परिमेय नहीं है, हमारा कथन गलत है, तो इसका मतलब यह अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हल, या यहाँ प्रूफ भी आप लिख सकते हो कि पहले तो हल ही लिखते हैं क्योंकि हल करते जाएंगे और अंत में आप प्रूफ लिखना। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेंगे, तो मैं मान लेता हूँ, आप लिखोगे कि माना कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने उल्टा मान लिया एकदम, यहाँ हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उल्टा मान लेंगे यहाँ कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड मतलब इसका उल्टा हम परिमेय मान लेंगे और अंत में सिद्ध कर देंगे कि यह परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो यह अपरिमेय होगी। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो हमने माना कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, तो देखिए अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः रूट थ्री इक्वल टू पी बाई क्यू। अब कहोगे ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो भाई कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो वो पी बाई क्यू के बराबर होगी। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि रूट थ्री इक्वल टू पी बाई क्यू, और यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे कि जहाँ पी, ठीक है, तथा क्यू, या पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इक्वल टू नॉट 0 है। इसका लिखने का मतलब आप समझ गए, ये जो P और Q होगा वो हमेशा क्या होगा, सहभाज्य संख्या के रूप में होगा। क्योंकि अभी हमने देखा सहभाज्य संख्या क्या होती है और सभी परिमेय संख्या सहभाज्य संख्या कैसे होती है। सहभाज्य संख्या लिखने का मतलब क्या है कि P और Q का क्या होगा कि, ठीक है, यहाँ मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी। देखिए यहाँ पे एक मिनट मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे सहभाज्य संख्या मैंने आपको बताया, जैसे 6-7 है, 6-7 क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि मतलब सहभाज्य संख्याएं दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती है जिनका HCF 1 होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये बताना भूल गया, ठीक है, कि इनका गुणनखंड होता है हमेशा केवल 2 गुणनखंड होता है। जैसे 6 और 7 का, या आप 23-29 का, यहाँ देखिए 23 और 29, 23 का देखिए केवल 2 गुणनखंड, 29 का केवल 2 गुणनखंड। या देखिए 6 और 7 का भी देखेंगे तो देखिए 6 और 7, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे अगर हम 6 का गुणनखंड देखें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा और इसका 1 गुणे 7 होगा। हाँ चलिए, यहाँ पे मैंने मतलब इसको बताना ही नहीं चाहिए, इस टॉपिक को खोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलिए हमने खोलकर एक चीज़ें मतलब देख ली कि ऐसा नहीं होगा। मतलब इसके मतलब यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये दोनों 6 और 7 मतलब क्या है, सहभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन जो 6 और 7 होंगे, ठीक है, चलिए इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी जो यहाँ से लेकर मैं ये जो पेपर लाया, जितनी चीज़ें बताइए उसको अभी के लिए आप भूल ही जाइए, ठीक है। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। तो देखो इस प्रकार हमने लिख लिया कि जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इक्वल टू नॉट 0 है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब हम इन दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ
वर्ग करने पर अब देखिए ये दोनों तरफ अगर आप वर्क करते हो तो यहाँ अगर स्क्वायर करोगे तो ये करंडी हट जाएगी, यानी इसको करंडी या रूट बोलते हैं। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए ये बट्टा में है तो इधर आकर गुणा हो जाएगा, यानी 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी को मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको यहीं पे मैं रहने देता हूँ और इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ 1 मिनट, यहाँ 3 ये जो 3 है कामा पी स्क्वायर को, ये जो पी स्क्वायर है ना उसको विभाजित करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ऐसा वाला जो ये प्रश्न रूट में 3, यही थोड़ा लंबा जाता है और इसलिए मैं धीरे धीरे भी बता रहा हूँ। अगर इसको आप समझ गए तो सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं काफ़ी धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब कैसे विभाजित करेगा तो आप पोस्ट में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए अगर आपको अभी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय याद होगी तो आपको वहाँ मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था, यहाँ पे मैं आपको ले लेता हूँ एक पेज, वहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था कि 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कहीं दिया हो, ठीक है। इसका मतलब इस 5q स्क्वायर को हम 5q इंटू क्यू के रूप में लिख सकते हैं और पी स्क्वायर मान लो r के बराबर है, यानी इसका मतलब ये r के ये सारे के सारे तीनों क्या है, गुणनखंड है, यानी जो r होगा इनके द्वारा विभाजित होगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, जैसे यहाँ 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, यानी 3q स्क्वायर को हम 3q इंटू क्यू लिख सकते हैं और बराबर पी स्क्वायर को मैं पी स्क्वायर ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये पी स्क्वायर के ये 3 बीच में इंटू इंटू मतलब यहाँ गुणा है, 3 गुणे क्यू, ठीक है। 3 गुणे क्यू कुछ ये इस प्रकार है, बराबर पी स्क्वायर है। इसका मतलब पी स्क्वायर की ये तीनों क्या है, गुणनखंड है। तो ये इन तीनों द्वारा, 3 के भी द्वारा, इस क्यू के भी द्वारा और इस क्यू के भी द्वारा ये पी स्क्वायर विभाजित होगा। ये किस नियम के थ्रू, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा, अंकगणित की आधारभूत जो थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, उसके अनुसार। तो उसके अनुसार ही यहाँ मैंने लिख लिया है कि यहाँ 3 है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बदलकर, पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर 3 के द्वारा विभाजित होगा, ठीक है। अब कहोगे कि क्यू स्क्वायर यानी क्यू के भी द्वारा विभाजित होगा तो उसको क्यों नहीं लिखो, तो उसका हमें यूज नहीं है, केवल ये आगे अंक जो होता है इसी का यूज होता है, ठीक है। तो ये कैसे हमने लिखा ये आपको समझ में आ गया, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमने लिखा है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या होगा। अब जैसे यहाँ इस चीज़ को मैं एक संख्या लेकर समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, मैं जानता हूँ। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 100 ले लिया, ठीक है, और इधर मैं जैसे 10 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो देखिए 10 का स्क्वायर इधर इसका मतलब और इधर 100 है, तो 100 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 5 बराबर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 दूना का 4 और 5 25 चौका 100। अब देखिए ये 10 का जो स्क्वायर होगा वो इन सब के द्वारा क्या होगा, विभाजित होगा। 2 इस 2 के द्वारा, इस 2 के द्वारा, इस 5 के द्वारा, इस 5 के द्वारा, ये 100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, तो 100 देखिए इनके द्वारा मतलब प्रत्येक अंक के द्वारा ये विभाजित होगा। तो सेम ये जो चीज़ था, ठीक है, वो भी तो इसी टाइप का था। यहाँ चूँकि यहाँ भी 3q का स्क्वायर है तो यहाँ हम कुछ मतलब यहाँ बना सकते हैं, मतलब 3q स्क्वायर टाइप का यहाँ मैंने यहाँ बनाया नहीं है, इधर तो p स्क्वायर है, यानी इधर से मैं इसको भी हम बना सकते हैं। मतलब इसको आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसको आप अंकगणित की जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसके अनुसार इस चीज़ को लिखा गया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ अभी मतलब आप इसको अच्छे से डिटेल में समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दोगे कि यहाँ 3 जो ये 3 होगा पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। कैसे करेगा तो क्वेश्चन में लिख देगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब देखिए अब अगर 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, यहाँ
3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो हमने थ्योरम 1.3 में मतलब देखा था कि अगर कोई संख्या जैसे अगर कोई संख्या p है और वह a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो वह जो संख्या p होगी वह उस संख्या a को भी विभाजित करेगी। तो जैसे यहाँ 3 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो इसका मतलब 3 p को भी विभाजित करेगा, और 3 p को विभाजित मतलब किस नियम से करेगा, तो प्रमेय 1.3 के अनुसार, थ्योरम 1.3 के अनुसार। और थ्योरम 1.3 क्या है, मैंने आपको अभी पीछे समझाया है एकदम अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख लोगे कि अतः 3 p को भी विभाजित करेगा, 3 p को भी विभाजित करेगा। और इसको किस नियम के अनुसार लिखा आपने, तो इसको आपने लिखा प्रमेय 1.3 के अंतर्गत। तो आप ऐसे लिख लोगे, पोस्ट में लिख दोगे प्रमेय 1.3 के अनुसार, ठीक है, या से ही लिख देता हूँ, प्रमेय 1.3 से, ऐसे लिख दोगे आप लोग। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ अब आपको एक चीज़ माननी होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुनः माना। जैसे शुरू में हमने माना था क्या कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम कुछ चीज़ें यहाँ पे और मानेंगे, पुनः माना। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ दीजिए, यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ पे मान लिया कि p = 3m है। अब यहाँ मैं कहोगे कि एक बैक आपने ये कैसे मान लिए, तो यहाँ से देखकर यहाँ जो चीज़ें इस प्रकार की यहाँ प्राप्त हो, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में यहाँ जो चीज़ें यहाँ पे मतलब यहाँ इसके नीचे जो यहाँ प्रमेय 1.3 से यहाँ जो चीज़ें प्राप्त हो रही है, जैसे 3p को भी विभाजित कर रहा है, तो यहीं पे आप 3 मतलब p को विभाजित कर रहा है, तो p = यहाँ कुछ इस प्रकार मान लेंगे। यहाँ m के जगह आप r n k कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कि पुनः माना p = 3m, ठीक है। अब कहोगे कि ऐसा आप क्यों मान रहे हो, तो ऐसा हम प्रूव करने के लिए मान रहे हैं, ठीक है। अब चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप मान लेंगे p = 3m, और जहाँ ये m है ना, पोस्ट में आप लिख देना, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है m, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या होगा कि फिर हम क्या करेंगे, इस दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मीन्स स्क्वायर, ठीक है, करने पर। अब दोनों साइड हम लोग वर्ग कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तितली का 9m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो प्राप्त हुआ इसको आप लोग समीकरण 2 मान लेना, इस चीज़ को आप लोग समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 में यहाँ मैं ऊपर दिखाता हूँ, 1 मिनट, p स्क्वायर, ठीक है, वो 3q स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। p स्क्वायर जो था वो क्या था, 3q स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से हम p स्क्वायर का मान इस समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि समीकरण, ठीक है, 1 से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 हम लोग की p स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, ऊपर देख लेता हूँ। समीकरण 1 यहाँ पे है कि p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर का मान क्या है, 3q स्क्वायर है। तो यहाँ हम जब समीकरण 2 में मान रखेंगे, ठीक है, p स्क्वायर का, तो यहाँ p स्क्वायर का जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 3q स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर 3q स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ ये समीकरण p स्क्वायर का जगह हमने 3q स्क्वायर रख लिया, और बराबर ये 9m स्क्वायर है, तो इसको मैं 9m स्क्वायर उसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग 3 को उधर ले जाएंगे, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो तितली का 9 विभाजित हो जाएगा, यानी 3m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को
ये जो चीज़ अभी प्राप्त हुई है इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग फिर वही लिखोगे चीज़ कि यहाँ 3 जो होगा, अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ ना, यहाँ पे देखिए ये 3q² बराबर p² है, और यहाँ देखिए यहाँ 3m² बराबर q² है। इसको आप पलट कर भी दोनों मतलब लिख सकते हो, जैसे यहाँ 3m² बराबर q² भी लिख सकते हो इस चीज़ को। जैसे ये जो चीज़ लिखी गई है इसको आप 3m² बराबर q² भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चलिए इसी तरह रहने देता हूँ, मतलब इसको सजा इधर का पूरा इधर और इधर का इधर पूरा करोगे तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। आप ये जानते हो कि बराबर के मतलब बराबर होता है और पूरा का पद इधर और इधर का पूरा पद उधर ले जाते हैं तो कोई मतलब चिन्ह चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 3m² है और ये q² है, तो यहाँ पे देखिए ये भी लगभग कुछ इसी टाइप का है। तो यहाँ जिस प्रकार हमने चीज़ें लिखी, मतलब इस चीज़ के लिए यहाँ जो इस प्रकार की चीज़ें लिखी, ठीक है, हम इसके लिए भी उसी प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यहाँ जो ये 3 है, ठीक है, वो q² को विभाजित करेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ 3 कामा q² को विभाजित करेगा। क्यों करेगा? वो भाई करेगा वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे 3m² है इधर, ठीक है, इसका मतलब 3m इंटू m इसको लिख सकते हैं। जैसे इसी को मैं समझा देता हूँ, जैसे हम लोग का q² बराबर 3m² यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब कि q² बराबर 3 गुणे m है, यानी ये q² की ये क्या है, गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है तो ये सभी इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो इसका मतलब 3 q² को विभाजित करेगा, चूँकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो 3 यहाँ q² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ वही हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ 3 q² को विभाजित करेगा, और किस नियम के अनुसार करेगा, तो भाई करेगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने एक और नियम पढ़ा था, ठीक है, कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है p, वो अगर a² को विभाजित कर रही है, ठीक है, तो वह जो संख्या होगी उस संख्या को भी विभाजित करेगी जिस संख्या के स्क्वायर को वो विभाजित कर रही है, ठीक है। यानी p एक संख्या है और वह किसी संख्या के वर्ग को, इसका वर्ग जो आ रहा है उसको अगर ये संख्या विभाजित कर रही है तो यह संख्या इस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ देखिए हमने प्रूव किया कि 3 q² को विभाजित करे, q² मतलब q² का कुछ मान होगा और उसको ये 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो 3 इस q को भी विभाजित करेगा, और ये किस नियम के अनुसार 3 q को विभाजित करेगा, तो प्रमेय 1.3 के अनुसार। ये हमने देखा था पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख देंगे कि अतः 3 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। और कैसे करेगा, तो आप लोग लिख दोगे क्वेश्चन में कि प्रमेय 1.3 के अनुसार, ठीक है, प्रमेय 1.3 के अनुसार या प्रमेय 1.3 से। और प्रमेय 1.3 क्या है उसको हमने अभी डिटेल में समझा है। अब देखिए यहाँ लोचा देखिए भैया, यहाँ 3 q² को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे जो 3 है p² को भी विभाजित कर रहा है। अब देखिए 3 q² को भी विभाजित कर रहा है और 3 यहाँ पे p² को भी विभाजित कर रहा है। 3 ऊपर p² को और यहाँ 3 q² को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे देखिए 3 q² को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पे 3 p² को विभाजित कर रहा है। ये हमने देखा अभी। अब यहाँ ये कैसे हो सकता है संभव भाई, क्यों? क्योंकि देखिए p/q क्या है, p/q तो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहने का क्या मतलब कि जिनका HCF 1 के बराबर हो। 1 के बराबर मतलब जैसे वो जैसे 6/7 भी हो सकता है, या वो 23/13 भी हो सकता है, ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। तो एक ही संख्या जैसे ऊपर जैसे 3 p² को विभाजित कर रही है और नीचे देखिए 3 q² को विभाजित कर रही है, तो जो सहभाज्य संख्याएं होती है उनको एक ही संख्या विभाजित नहीं कर पाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 6/7 को ये सहभाज्य संख्या हैं, तो इनको कोई एक संख्या दोनों को नहीं काट पाएगी।
यहाँ 23/13 सहभाज्य संख्या है क्योंकि इनका HCF 1 होगा, तो इनको कोई एक संख्या, जैसे कोई भी एक संख्या ले ले, उस ये नहीं काट पाएगा। जैसे हम लोग का 1 मिनट 20 जो हम लोग का जैसे 10 था, तो इसको तो हम काट सकते हैं कि 5 दूना का 10 और 5 चौक का 20 और 5 दूना का 10 ऐसे काट सकते हैं, लेकिन मतलब इसको और इसको नहीं काट पाएंगे क्योंकि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो। तो ये जो हमने मतलब ये तो भैया फिर यहाँ पे तो काफ़ी मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में ये माना था कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, इसी कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग वही चीज़, इस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन कर दोगे। नीचे आप लोग एक्सप्लेन क्या करोगे, यहाँ मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। 1 मिनट, कोई सादा पेज ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ एक्सप्लेन क्या करोगे, यहाँ नीचे, ठीक है, कि हमने ऊपर देखा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमने ऊपर देखा कि, ठीक है। चलिए मैं लिखता नहीं हूँ, आप मेरी बातों को सुनते जाइए। हमने ऊपर देखा कि समीकरण 1 में, ठीक है, 3 क्या कर रहा है कि P को विभाजित कर रहा है। तो ये आप लोग लिखोगे नीचे, ठीक है। हमने ऊपर देखा कि 3 P को विभाजित कर रहा है, और यहाँ मतलब यहाँ और यहाँ 3 Q को भी विभाजित कर रहा है। क्या है, यहाँ 3 Q को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, P और Q सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि हमने ये शुरू में ही मानना था यहाँ पे कि जहाँ P/Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q = 0 है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, अर्थात P और Q का HCF 1 होगा। आगे ये भी आप लिख सकते हैं, अर्थात P और Q का HCF 1 होगा, ठीक है। या इसको भी लिख सकते हैं, अर्थात P और Q किसी एक संख्या के द्वारा विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 P को विभाजित कर रहा है और 3 Q को भी विभाजित कर रहा है यहाँ पे नीचे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यह गलत कल्पना की थी कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने प्रूव कर दिया। नीचे कुछ इस प्रकार आप लोग लिख दोगे, यहाँ इसके नीचे यहाँ से और यहाँ अंत में लिखकर यहाँ पे नीचे आप लोग प्रूव लिख दोगे। आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका बड़ा काफ़ी जाता है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछेगा तो 6 मार्क में पूछेगा, 6 मार्क आपको देकर जाएगा। और देखिए मैंने ये काफ़ी मतलब काफ़ी धीरे धीरे समझाने की कोशिश की, इसलिए इस मतलब क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा। नहीं तो मुझे क्या, आपको भी अगर एक बार आप कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट इस क्वेश्चन को करने में आपको लगेगा, ठीक है, एक बार समझ जाते हो तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इसके अलावा इसके काफ़ी सारे और क्वेश्चन आपका जो प्रश्नावली है उसमें और भी मतलब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा तो वहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नो डाउट इसको आप बार बार देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए इसमें जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैं 1 मिनट, ओके, यहाँ हमने तो इस चीज़ को तो प्रूव कर लिया। यहाँ पे जो है रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को प्रूव कर लिया उदाहरण नंबर 9 को। अब हम उदाहरण नंबर 10 को हम लोग प्रूव करते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, उदाहरण नंबर 10, ये ऐसा क्वेश्चन, ये आसान होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। देखिए अभी ये फटाक से ये प्रूव हो जाएगा। हमें दर्शाना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, अपनी बुक आप सामने निकाल लीजिएगा, उसमें आप देख लीजिए, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हमें दर्शाना है, इसको मैं साइड में रखता हूँ, और ये हम लोग का पेज भर गया है तो इस पेज को भी मैं साइड कर लेता हूँ 1 मिनट, और हम लोग 5 - √3, ठीक है। 1 मिनट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, वो है 5 - √3। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव डैट
5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, यानी हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट में 3 जो संख्या है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। और कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि यहाँ इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका उल्टा रेशनल मान लेंगे, रेशनल यानी वही प्रमेय। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। ओके, अब चलिए, अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः अगर ये परिमेय है तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू हम पी बाई क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी बाई क्यू यानी वही पी बटा क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए मैं इस रूट माइनस जो रूट 3 है, देखिए रूट 3 के आगे माइनस है, मतलब ये इसी का चिन्ह, इसको उधर ले जाएंगे तो 5 और ये पी बाई क्यू को पूरा का पूरा इधर लाएंगे तो ये प्लस है। देखिए किसी संख्या जैसे 3 लिखी है, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब इसके आगे प्लस चिन्ह है। ठीक है, 5 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है, मतलब प्लस है। और माइनस को हम दर्शाना पड़ता है, जैसे कोई भी माइनस में संख्या तो उसके लिए आगे -5 लिखना पड़ता है। देखिए अब अगर कोई पूछे कि 12 धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब ऑलरेडी इसके आगे धनात्मक है। तो ये पी बाई क्यू क्या है, धनात्मक संख्या है, तो इसको आपको इधर लाना पड़ेगा। तो धनात्मक है तो बराबर के इधर आएगा तो मतलब माइनस हो जाएगा। और ये देखिए माइनस रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आकर ये रूट 3 हो जाएगा। तो यानी हमने रूट 3 को उधर ले गए हम लोग और पी बाई क्यू को इधर लाए। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब यहाँ एक हर लेकर, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 5q माइनस पी होल बटा में q, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। मतलब 5 में से अगर इसको घटाते हैं, मतलब यहाँ इसका हर एक लेकर और लॉसल लेकर इसको मतलब सॉल्व करते हैं, तो जैसे घटाते हैं इसमें, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, बस ये क्वेश्चन हो गया, इतने में ही इसका सॉल्यूशन हो गया। कैसे, तो देखिए ये 5q माइनस पी बाई क्यू है। ठीक है, और यहाँ जो p बाई क्यू है, यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं लिखना भूल गया। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे सेम जो पिछले हमने क्वेश्चन में लिखा था वही लिख देंगे, कि जहाँ रेड पेन से मैं लिखता हूँ, जहाँ p तथा q या p और q सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, यानी p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब कि जैसे जिनका HCF क्या है, 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर HCF क्या आएगा, अगर वो 6/7 कुछ इस टाइप की हो, या 13/23 कुछ इस टाइप की हो, या 29/23 कुछ इस टाइप की हो, क्योंकि इन्हीं सब का HCF क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5q माइनस पी बटा क्यू है। अब यहाँ पे देखिए q और p का तो कुछ निश्चित मान होगा, जैसे 6-7 हो गया, या 13-29 हो गया, या 29-23, इसमें से भाई ये p होगा, ये q होगा, ये p होगा, ये q होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली अंक क्या है। मैं तो ये आपको ये एग्जाम्पल लेकर ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये p और q का मान कुछ ना कुछ तो होगा, एक निश्चित संख्या इस प्रकार क्या। तो अगर आप इसको यहाँ उसको रख कर पूरा का पूरा सॉल्व करते हो, तो ये एक निश्चित संख्या है, तो इसका मान एक निश्चित कोई संख्या ही आएगा, कोई संख्या ही यहाँ पे मान आएगा। तो कोई संख्या आ जाए, कोई भी संख्या, जैसे 2 आ जाए, 5 आ जाए, या कुछ बट्टा में ही आ जाए, जैसे 5/7, तो वो क्या होगा, मतलब सॉरी क्या होंगे। ठीक है, तो वो होंगे आपके इस प्रकार का, आ जाए 2-3 कुछ आ जाए, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। मतलब ये परिमेय संख्या को डिनोट कर रहा है। ये 5q माइनस पी बटा क्यू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाद मतलब ये मतलब जो हल आएगा वो वास्तव में परिमेय संख्या के रूप का आएगा। यानी ये परिमेय संख्या है, और इधर बराबर दिया है रूट में 3, और रूट में 3 क्या है भाई, रूट में 3 तो अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे आप कहोगे कि रूट में 3 हमने प्रूव नहीं किया है, तो देखिए आप ये तो एक्चुअली आप जानते ही हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करने को नहीं दिया है कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव कीजिए, तो इसको हम अपरिमेय संख्या ही अपनी तरफ से मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है। जैसे कोई भी संख्या इधर बराबर में लिखते हैं, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है,
या जैसे कोई भी संख्या जैसे 2 का स्क्वायर और इधर ही हम इधर 4 लिख देते हैं, इसका मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर है, इसलिए बीच में हमने बराबर का चिन्ह दिया है। अब इधर आप कह रहे हो कि एक परिमेय संख्या है और इधर एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के इधर एक निश्चित मान होगा और ये बराबर, और अपरिमेय संख्या कोई निश्चित मान होगा ही नहीं। तो भाई ये आपस में बराबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है बराबर। तो ये आपस में बराबर भी नहीं है, तो हम वही यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट क्या, इसके नीचे आप लोग लिखोगे, ये तो मैंने ऐसे ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखा है, सेम इसके नीचे आप लोग यहाँ लिखोगे कि यहाँ ये क्या है, परिमेय है। तो आप लिखोगे कि यहाँ परिमेय, यहाँ या एक लिख दो, यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है। परिमेय अपरिमेय के यहाँ एक परिमेय संख्या यानी ये वाली एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। सही बात है, ऐसा वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सप्लेन आपको कर दिया, क्योंकि इसका एक निश्चित मान होगा और इसका कोई निश्चित मान ही नहीं होगा, तो ये आपस में बराबर कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के, यहाँ भी मैं एक लिख लेता हूँ, यहाँ एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, यानी यहाँ, ठीक है, जो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। अर्थात या आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तक आप लिखने के बाद ये लिखेंगे, ठीक है, कि ऐसा विरोधाभास, ठीक है, चूँकि इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास शब्द का ही यूज करेंगे। तो यहाँ आप लोग लिखोगे, यहाँ इसके आगे यहाँ लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद निचली लाइन से लिखिएगा कि ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हो रहा है। अतः 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ ऐसा लिख दोगे। और यही हमें प्रूव करना था कि 5-√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आपका प्रूव हो गया, तो यहाँ आप आकर इस तरह प्रूव लिख सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन कितने में, मात्र यहाँ से और इतने, भाई एकदम छोटा प्रश्न है, मैंने तो यहाँ काफ़ी दूर दूर लिखा है, ठीक है। और यहाँ ये बस यहाँ थोड़ा आपको ये वाला मतलब ये वाला चीज़ लिखने आना चाहिए। ये वाला कब लिखेंगे आप, जब इस क्वेश्चन का आप मतलब एक आहे पर नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं कि आप तुक्का मार कर दिए, ठीक है, या प्रश्न आपको कहीं याद है तो कर दिए। ये आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज़, तब आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी छोटा प्रश्न है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब जितने भी प्रश्न मिलेंगे, जैसे देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये √2 या √3 या √5 या √7 इस प्रकार के जो प्रश्न मिलेंगे, यही थोड़े बड़े वाले प्रश्न हैं। और बड़े वाले प्रश्न है तो बड़ा नंबर देके जाएंगे, आपके एग्जाम में 6 नंबर। और ये छोटा भाई प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको केवल 3 मार्क देगा अगर आता है तो, ठीक है। और इन दोनों में से एक प्रश्न निश्चित है कि तो 6 मार्क में की तो 3 मार्क में आएगा ही आएगा, 100% मैं लिख कर देता हूँ भाई, 100% गारंटी है आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 मिनट, ओके। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्नावली 1.3 से भी ऊपर, प्रश्न संख्या 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये तीसरा टाइप है। और एक चौथा टाइप देखिए यहाँ पे है। तो चौथा टाइप तो प्रश्नावली में है, तो मैं करा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये तो अब लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए आप इसको या इससे पीछे के क्वेश्चन को समझ गए होंगे ना, इसको भी आप कर लोगे, आप कर देखिएगा, ठीक है। या थोड़ा अगर कर भी नहीं पा रहे तो थोड़ा सा आप गड़बड़ाओगे, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, आप कर लोगे। लेकिन मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आप तब इसको देखिएगा, तब तक आप सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन की दर्शाइए कि, यानी हमें दर्शाना है यानी प्रूव करना है कि 3√2 यानी 3 और रूट में 2 है, को हमें एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है, प्रूव करना है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। आप एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, अपनी बुक में आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं साइड में रखता हूँ बुक को, 1 मिनट, और मैं इसको हटा लेता हूँ इस पेज को, क्योंकि ये भी पेज भर गया है, ओके। 1 मिनट, हमें क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन हमें दिया है, उदाहरण नंबर 11 है, ठीक है, कि हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है क्या, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, ओके।
3√2, ये जो 3√2 संख्या है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे, हमने शुरू में बोला कि इसको कंट्राडिक्शन मेथड के हिसाब से करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या मतलब, अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान लेंगे और अंत में हम यही प्रूव कर देंगे कि यह परिमेय है ही नहीं, तो परिमेय नहीं तो अपरिमेय है, क्योंकि दोनों में से कि तो परिमेय होगी कि तो अपरिमेय। तो यहाँ पे हल लिखेंगे और यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। मानेंगे क्या कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए मानने के बाद क्या होगा, चूंकि ये अगर 3√2 परिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3√2 इक्वल टू p/q, क्योंकि मतलब परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि जहाँ p और q सह अभाज्य या सहभाज्य संख्याएं हैं और q इक्वल टू नॉट 0 है, यानी जो q है उसका मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, या हम दोनों तरफ वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वर्क करने से अच्छा है कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 × 2 या 3√2 है, मतलब 3 × √2 है, तो यहाँ सबसे पहले 3 को मैं हटा लेता हूँ, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा p, और यहाँ देखिए बाई मतलब वही बट्टा में है, ठीक है, q है, लेकिन यहाँ 3 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो भाग यानी बट्टा, तो 3q कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ √2 इक्वल टू p/3q है। अब देखिए p और q का कुछ निश्चित मान है, क्योंकि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब कि कुछ इस टाइप की, मतलब उनका 6 और 7, जैसे इनका HCF निकालेंगे तो 1 होगा, सहभाज्य संख्या मतलब उनका HCF 1 हो, ठीक है। अब देखिए या वो 23/13 कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं, मतलब इन दोनों का HCF आप निकालो तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये जो p/q का मान होगा वो, ठीक है, यानी p और q का एक निश्चित मान होगा, 6/7 हो या 23/13 कुछ भी हो, इस प्रकार का मान होगा। और ये नीचे 3 है, यानी इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वास्तव में इसका एक निश्चित मान आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, वो चाहे इस 2-3 टाइप इस टाइप का है या बट्टे टाइप का, जैसे 6/7 या 20/13 इस टाइप का, किसी टाइप का है, लेकिन यहाँ मतलब एक निश्चित मान आएगा। लेकिन रूट में जो 2 है भाई उसका तो एक निश्चित मान ही नहीं होता, क्योंकि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 2 हो गया तो ये यहाँ दशमलव के बाद बहुत सारे यहाँ पे अंक होते, पता नहीं, उसको कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाता है। तो भाई ये बीच में बराबर का चिन्ह है, तो दोनों ये बराबर कैसे होंगे, क्योंकि इसका एक निश्चित मान है, इसका कोई निश्चित मान है ही नहीं, तो दोनों बराबर कैसे होंगे। ये बराबर क्यों लिखा है, ये तो भाई गलत है। तो ये ऐसा क्यों हमें, मतलब ऐसा क्यों हमें प्राप्त हो रहा है, तो भैया ऐसा हमें मतलब इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने जो कल्पना की थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत कल्पना की थी, ठीक है। अर्थात 3√2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, वो एक अपरिमेय है, तो ही यहाँ पे चीज़ें लिख देंगे। तो यहाँ चलिए मैं लिखता हूँ, इस चीज़ को 1 मिनट में साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, ठीक है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, आगे लाइन छोड़कर लिखेंगे, तब संभव नहीं, तो ऐसा हमें ऐसा यहाँ क्यों मिल रहा है भाई, तो ऐसा हमें क्यों मिल रहा है, तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ऐसा विरोधाभास, यहाँ जो ये कंट्राडिक्शन मतलब ऐसा आ रहा है, यहाँ पे जो विरोधाभास आ रहा है ये क्यों आ रहा है, तो आप उसी को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है या उत्पन्न हो रहा है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हो रहा है। अतः 3√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, बस हो गया। यहाँ पे आप प्रूव लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपने प्रूव कर लिया, बस इतने छोटे से में। देखिए ये कितना छोटा सा प्रश्न है, ठीक है।
तो इस प्रकार हमने 3√2 को भी प्रूव कर लिया। तो देखिए अब जितने भी आपके टाइप बचते हैं यहाँ देखिए प्रश्नावली में। अब इसके बाद आपको मतलब प्रश्नावली सॉल्व करनी है। √5 ये तो हमने जो √3 मतलब प्रूव किया था उसके अनुसार सेम टू सेम आप प्रूव कर लोगे। ये 3 + 2 √5 इसको आप प्रूव कर लोगे। अभी ये 11वें प्रश्न के पीछे जो हमने प्रश्न किया था उसके अनुसार, ठीक है, इसको भी आप प्रूव कर लोगे, इसको भी प्रूव कर लोगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ऊपर 1 है, ऊपर वही 2, 4, 6 इस प्रकार का अंक रहता तो आपको बहुत थोड़ा दिक्कत होती, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत होती, लेकिन इसको आप प्रूव कर लोगे। मैं जानता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपका ये प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन भी मैं प्रूव कराऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है ना, पाँचों प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर में मैं प्रूव कराऊंगा और प्रश्नावली 1.3 का हम दी एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो बस हम लोग रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग प्रश्नावली सॉल्व करना, अगली वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को यार शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।